प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, आगे आपको सुनवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की सबसे पहले बड़ी खबर यह है, दिवाली से पहले पाक में धमाके। पाकिस्तान में अफगानिस्तान धमाका कर रहा है, बम फोड़ रहा है। उससे पहले देखिए जरा, उससे पहले धमाका हुआ लेबनान में, इजराइल ने धमाका किया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, नेतन्याहू ने लेबनान में धमाका किया है हिजबुल्लाह पर। ये दोनों जगह हो रहा है। क्या ये कोई सिंबल बन गया है पाकिस्तान की सेना के लिए कि सेना जब हारे तो उनकी वर्दी उतार लो? ये दो नजीर आपके सामने है। पहला उदाहरण पीओके में यही हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर में पुलिस वालों की वर्दी उतारकर सेल पर। अब यही अफगानिस्तान में हो रहा है, वर्दी उतारकर चौराहे पर टांग दिए। बेइज्जती के बावजूद पाक सेना बेशर्मी से जीत का दावा अपनी कर रही, जबकि अफगान ने पाकिस्तानी सेना को अर्धनग्न कर दिया। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों की पतलीन उतारकर टांग दी। तालिबान ने चौकियां छोड़कर भागे पाक सैनिकों के पैंट उछाले। चौराहे पर पाक सेना के पैंट और हेलमेट के ढेर लगा दिए। बंदूकों पर भी पतलून को टांग कर गाड़ियों से जुलूस निकाला गया है। इसके पीछे पाकिस्तान की बेइज्जती करने का मकसद था। ऐसा करके तालिबानी लड़ाकों ने लोगों के साथ जश्न मनाया और पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ देना मकसद है। इससे पहले पीओके में पाकिस्तान को ऐसा ही सबक सिखाया गया। पीओके में विद्रोहियों ने मुनीर फौज की वर्दी उतरवा दी थी। पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी हेलमेट को बेचने के लिए रख दिया गया था। तार पर लटकाकर पाक फौज की वर्दी 10-10 रुपए में बेची जा रही थी। देखिए पाकिस्तान में कहां अटैक किया है। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है वजीरिस्तान, ये आप देख रहे हैं। यहां वजीरिस्तान में धमाका हुआ है। वजीरिस्तान में दरअसल टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने धमाका किया है। और आइए आपको बताऊं, यह आप देख रहे हैं ठीक इस तरह से धमाका हुआ। पाक पर हमला तब हुआ जब सीजफायर खत्म होने वाला था। शांति समझौते पर कतर में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात होने वाली थी। उससे चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हुए। वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के कैंप पर हमला हुआ। 4 आतंकियों ने क्या किया, विस्फोटक से भरी गाड़ी लाए और सेना के कैंप पर टकरा दी। दीवार से गाड़ी टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। आत्मघाती हमले में 7 पाक सैनिकों की मौत हुई है, 13 घायल हुए। धमाके से पहले गाड़ी से कूद चुके आतंकियों ने भी वहां फायरिंग की है। काफी देर पाक फौज और आतंकियों ने गोलीबारी हुई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के खालिद बिन वलीद आत्मघाती दस्ते में उन्होंने धमाका किया और तहरीक तालिबान गुलबहार भी हमले को अंजाम देने में शामिल था। टीटीपी के आतंकी पाक फौज के कैंप में घुस रहे थे मगर ढेर कर दिए गए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा में ही पुलिस आर्मी पर भी हमला हुआ था, पुलिस आर्मी कैंप पर भी, और पाकिस्तानी सेना ने सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। मार खाकर भी पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान आया है। नकवी ने कहा, पूरी कौम को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। हमले के बावजूद पाकिस्तान इसे नाकाम साजिश बता रहा है। नूर मसूद पाकिस्तान के लिए इस वक्त काल बना हुआ है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कौन है नूर मसूद, देखिए जरा। नूर मसूद वांटेड है, 44 करोड़ का इनाम है इसके ऊपर। पाकिस्तान में आतंक का नया पर्याय बन रहा है यह महसूद। नूर वली महसूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरगना है और जिसे काबुल एयर स्ट्राइक में पाक ने ढेर करने का दावा किया था। महसूद ने ऑडियो के बाद वीडियो जारी कर पाकिस्तान को झूठा बताया। टीटीपी सरगना महसूद ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं। महसूद ने पाकिस्तान को झूठा बताकर उसके दावे की पोल खोल दी है। कहा, पाकिस्तान तो भारत पर भी हमले का ठीकरा फोड़ रहा है। वजीरिस्तान में जन्मा महसूद मदरसे में पढ़ाई कर अफगान चला गया। 1990 के दशक में नूर वली महसूद ने अफगान सिविल वॉर लड़ी और जंग लड़कर पिता के कहने पर पाकिस्तान लौटा और 1999 में इसने ग्रेजुएशन की, जिसके बाद
इसे मुफ्ती की डिग्री मिली यानी इस्लामिक विद्वान बना। ये 2003 में टीटीपी में दाखिल हुआ और पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट का हेड बना। टीटीपी पर किताब लिखी और बेनजीर भुट्टो की हत्या की जिम्मेदारी ली इसने। 2019 में ग्लोबल आतंकी घोषित महसूद पर 44 करोड़ का इनाम है। 2018 में महसूद के कमान संभालते ही टीटीपी और खतरनाक हो गया। टीटीपी ने पाक सुरक्षा बलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बाद इसमें तेजी आई है। पिछले 12 सालों में टीटीपी पाक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अफगान बॉर्डर वाले इलाकों में टीटीपी के आतंकियों का गढ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में ही महसूद और उसके लड़ाके छिपे रहते हैं। इसी पहाड़ी इलाके से पाक के खिलाफ हमले की साजिश रचते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी और बद से बदतर दिन आने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। घूसखोर डीआईजी का सेवा पानी समझते हैं। डीआईजी साहब को सेवा पानी बहुत पसंद था। ये वर्दी में आप रौब देख रहे हैं, ये इसी रौब में डीआईजी साहब रहते थे। लेकिन रौब के पीछे क्या सच्चाई थी वो दुनिया ने जब जाना तो दंग रह गई। तस्वीर देखिए, क्या कहना है आपको? गिरफ्तार हो गए डीआईजी साहब। सीबीआई ने उठा लिया इन्हें और रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की रिश्वत। देखिए कह रहे हैं गलत आरोप है। सर राजनीति साजिश लगती है कि जब कोई अफसरशाही लग रही है क्योंकि सीबीआई ने फड़िया जी किस तरीके का सब आरोप भ्रष्टाचार के लगे आप पे, क्या कहना है आपको? फिर फंसाया गया आपको? डीआईजी साहब कह रहे हैं आरोप गलत है, लेकिन इसी तरह रुमाल लगाकर कोर्ट पहुंचे थे तो जज साहब ने सबसे पहले कहा अपना रुमाल हटाइए। मुंह छिपाने की नौबत ही क्यों आई? के लगे आप पे। अब मैं आपको बताता हूं ये नौबत आई क्यों। ये आप डीआईजी भुल्लर का घर देख रहे हैं, आलीशान घर भुल्लर साहब का। लेकिन इस घर में सीबीआई पहुंची। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने रेड की तो देखिए घर के अंदर से क्या क्या मिला है। बहुत ईमानदार हैं डीआईजी साहब उनके हिसाब से, लेकिन नोटों की गड्डियां घर के अंदर मिली हैं। बैग में नोट मिले हैं, 500 के नोट। ये देखिए पूरा बिस्तर बिछा है नोटों का। ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। डीआईजी साहब अपनी बेगुनाही का सबूत खुद दे रहे थे अपनी जुबानी, लेकिन ये नोट हकीकत बयां कर रहे हैं कि डीआईजी साहब कितने ईमानदार हैं। और न सिर्फ नोट मिले हैं, सोना, और वो भी किलो में मिला है। ये देख रहे हैं उनके घर से ये ज्वेलरी सीबीआई ने बरामद की है। 2.5 किलो सोना मिला है, 2.5 किलो सोना। और सिर्फ सोना चांदी नहीं, डीआईजी साहब को घड़ियों का भी बहुत शौक है। महंगी महंगी घड़ियां, लाखों की घड़ियां भी उनके पास से मिली हैं। इस बार सीबीआई पेश कर रही है सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामे से भरपूर पंजाब का एक डीआईजी घूसखोर। नाम है हरचरण सिंह भुल्लर। 2.5 किलो सोने के जेवर और 26 लग्जरी घड़ियां, घर में रखी थी नोटों की हजारों गड्डियां। गिनते गिनते मशीनों का भी पसीना छूट गया। खाकी वर्दी में दिखा रिश्वतखोर नगीना, पटियाला टू रोपड़ खूब कमाया माल। लेकिन सीबीआई ने कायदे से बिछाया जाल। खुल गई पोल, फट गया खाकी चोगे का ठोल। अब देखिए जरा डीआईजी साहब धरे कैसे गए। देख रहे हैं डीआईजी साहब रिश्वत ले रहे थे, टेबल पर पैसा आया और सीबीआई पहुंच गई। रोपड़ के डीआईजी को घूस लेते सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा है। डीआईजी भुल्लर के खिलाफ स्क्रैप कारोबारी ने शिकायत की थी। कारोबारी पर डीआईजी भुल्लर ने कहा फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसे खत्म करने के लिए डीआईजी साहब कह रहे थे 8 लाख रुपए दोगे तभी मुकदमा हटेगा। सीबीआई ने 10 दिन तक डीआईजी भुल्लर के खिलाफ ट्रैप लगाया। फिर एक दिन डीआईजी भुल्लर का बिचौलिया सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। बिचौलिया जो पैसे का लेन देन करता था, डीआईजी साहब खुद तो पैसा लेंगे नहीं, इसलिए बिचौलिया रखा था। बिचौलिया कृष्णू कारोबारी से 5 लाख लेता हुआ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। फिर सीबीआई की टीम ने बिचौलिए से डीआईजी भुल्लर को फोन करवाया। बिचौलिए ने डीआईजी साहब को कहा कि रिश्वत के 5 लाख रुपए मिल गए। इसके बाद डीआईजी ने बिचौलिए और कारोबारी को कहा ऑफिस आ जाओ। फिर सीबीआई भी दोनों के साथ डीआईजी भुल्लर के ऑफिस पहुंच गई। डीआईजी ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, सीबीआई ने फौरन पकड़ लिया। डीआईजी को दबोचने के बाद उसके सभी ठिकानों पर छापेमारी हुई। चंडीगढ़ में डीआईजी भुल्लर के करीब
21 घंटों तक छापामारी की गई है। दरअसल डीआईजी साहब को सेवा पानी का बहुत शौक है। डीआईजी ने कारोबारी से 8 लाख की वन टाइम सेटलमेंट रकम मांगी। साथ ही 8 लाख के अलावा उनसे हर महीने का 5 लाख रुपया महीना भी देते रहो। हर महीने 5 लाख की रकम को डीआईजी सेवा पानी बताता रहा। डीआईजी भरोसा देता था, अगर पैसे देते रहोगे तो केस से निकाल दूंगा। दिलचस्प यह है कि डीआईजी साहब सेवा पानी बिचौलिए के जरिए ही लेते थे। सेवा पानी की रकम डीआईजी नहीं बल्कि उनका बिचौलिया बताता था कितना लेना है। बिचौलिया फाइनल रकम से पहले 1 लाख रुपए एडवांस भी लेता था। डीआईजी भुल्लर और बिचौलियों को व्हाट्सएप पर कॉल करता था। इसके बाद बिचौलिया कारोबारियों को फोन किया करता था और डीआईजी भुल्लर के लिए हर महीने घूस की रकम मांगता था। रकम नहीं देने पर डीआईजी भुल्लर ऑफिस बुलाकर धमकाता था। यह था इनका सेवा पानी, और सेवा पानी बहुत महंगा पड़ा, और इतना महंगा कि सीबीआई उठा ले गई। अब देखिए जरा, सीबीआई उठाने के बाद इनके घर पहुंची रेड करने। घर और फार्म हाउस से क्या क्या सीबीआई को मिला है देख रहे हैं। भुल्लर साहब के घर से ये पैसों से के भरे बैग, घड़ियां और महंगी गाड़ियां। चंडीगढ़ में डीआईजी के सरकारी घर से 7 करोड़ रुपए कैश मिला है। 7 करोड़ कैश। 2.5 किलो सोने के जेवर मिले जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए। डीआईजी के घर से करीब 4 करोड़ की कीमत वाली मर्सिडीज मिली। 3 करोड़ की कीमत वाली ऑडी कार की चाबियां मिली। डीआईजी भुल्लर के घर से 26 लग्जरी घड़ियां बरामद की गई हैं, वॉच, जिनमें 1 करोड़ की रोलेक्स और 5 लाख की रेडो जैसी ब्रांड भी है। छापेमारी में सीबीआई को 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। साथ ही कई बैंक खाते और लॉकर की चाबियां मिली हैं। 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें फार्म हाउस से मिली हैं। डीआईजी के घर से सीबीआई ने 4 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर शामिल है। सरकारी घर से एक एयरगन और 100 जिंदा कारतूस भी मिले। वहीं समराला में फार्म हाउस से 108 शराब की बोतलें मिली। 5,70,000 रुपए नगद और 17 जिंदा कारतूस फार्म हाउस से। बिचौलिए के पास से भी 21 लाख रुपए बरामद किए हैं सीबीआई ने। आइए अब आपको बताऊं, अब जरा तारुफ करवाता हूं आपका डीआईजी साहब से। पूरा नाम है हरचरण सिंह भुल्लर और 2009 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस हैं। बरनाला, गुरदासपुर जैसे शहरों में एसएसपी रह चुके हैं। जनवरी 2023 में डीआईजी के पद पर प्रमोशन मिला। दिसंबर 2023 में पटियाला रेंज के डीआईजी बने। 2024 में रोपड़ की रेंज के डीआईजी नियुक्त हुए। मई 2025 में रोपड़ के साथ पटियाला का चार्ज भी मिल गया। 6 अक्टूबर को ज्योति लखनऊ के घर पर, उसके बाद जो है पिता इनके एमएस भुल्लर पंजाब के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, यानी पिताजी भी इनके डीजीपी रहे हैं। सुनिए जरा इनका वकील क्या कह रहा है। 31/10 डेट है। कोर्ट ने जो सीबीआई है उसने इनकी कोई भी वो नहीं मांगी है, पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। जी एवरी क्वेरी हैज बीन आंसर्ड, दैट्स व्हाई उन्होंने स्ट्रेट वे यही किया। तो भुल्लर साहब तो गए लंबे वक्त के लिए, 14 दिन की जेल हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कयास और सवाल इसलिए उठने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह साहब पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने आज। नीतीश कुमार ने खुद वेलकम किया जब उनके आवास पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद थे और यहां से निकलने के बाद किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया सीएम को लेकर, तो गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उसको लेकर ढेरों सवाल खड़े हो गए। बिहार में अगली बार भी सीएम नीतीश कुमार पर सस्पेंस है। अमित शाह की नीतीश से मुलाकात में इस पर पेच सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन एक इंटरव्यू में शाह के बयान ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। क्या चुनाव बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की बैठक में क्या फैसला होगा? शाह के बयान के बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था।
डायलमा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए सवाल उठा कैसे, आखिर ऐसा हुआ क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? दरअसल अमित शाह और नीतीश की आज मुलाकात हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अमित शाह ने नीतीश की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा नीतीश के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। नीतीश की कई योजनाओं की भी शाह ने तारीफ की, लेकिन शाह के एक इंटरव्यू में दिए बयान पर हंगामा हो गया। अमित शाह ने कहा था चुनाव बाद विधायकों की बैठक होगी, एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम चुना जाएगा। शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या नीतीश एनडीए का सीएम चेहरा नहीं है? क्या चुनाव बाद नीतीश की जगह कोई और सीएम होगा? जेडीयू का आरोप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेडीयू ने कहा, ललन सिंह ने कहा विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनाव बाद नीतीश के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शाह के बयान को लेकर बयान दिया। शाह ने कुछ कहा है तो यह आधिकारिक बयान माना जाएगा, मांझी ने कहा, लेकिन चुनाव से पहले अगला सीएम तय होना चाहिए। आइए इस खबर के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, वो सुनिए जरा। एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत है। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। पिछले बार भी, अभी भी हमारा ज्यादा एमएलए है, लेकिन हमारे नीतीश जी ही नेता है, तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उनका संकेत ही स्पष्ट था कि नीतीश जी हमारे नेता हैं और हम ज्यादा विधायक लाकर भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और आगे भी हमारा नीतीश जी नेतृत्व करता रहेंगे। गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, नीतीश को फिनिश करो। तो अमित भाई तो कहिए दिए, एजेंडा तय कर दिए कि मुख्यमंत्री अभी नहीं, उसके गुप्त एजेंडा तो यही है उन लोग का, नीतीश कुमार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जनता बनाती है ना, अभी जनता, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि नामांकन का आज आखिरी दिन था, लेकिन सोचिए महागठबंधन में अभी भी खींचतान क्यों जारी है? महागठबंधन में फाइनल सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई, अब तक सही नंबर नहीं आया महागठबंधन में। अगली तस्वीर देखिए, मुकेश सहनी आज नजर आए। मुकेश सहनी जिद पकड़े हुए हैं कि वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन बनेंगे तो डिप्टी सीएम ही बनेंगे। अब देखिए जरा महागठबंधन में सीट बंटवारे के नाम पर हुआ क्या है। कल मैंने आपको बताया था 243 पर खींचतान मची है। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक यह घमासान चलता रहा। हुआ यह कि आखिरी दिन भी यही हाल रहा, महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच नहीं सुलझा है। कल मुकेश सहनी को मनाने से गठबंधन टूटने से बचा। आज कई सीटों पर 2-2 दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। करीब 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना बन रही आपस में। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के साथ कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। 6 पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए। मुकेश सहनी मान तो गए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी की सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। वीआईपी को 15 सीटें मिली, जिस पर सहनी नाराज हो गए थे। राहुल के दखल के बाद मुकेश सहनी में रहने को तो तैयार हुए गठबंधन में। 2 दिन से आरजेडी और वीआईपी में बातचीत टूट गई थी। सहनी ने कहा, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे तो डिप्टी सीएम बनना है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होनी और इसके लिए नाम वापसी की तारीख 20 अक्टूबर है। बात नहीं बनी तो अंत तक सीटों पर खींचतान चल सकती है।
सोचिए, विचित्र तरह की लड़ाई हो रही है, साथ भी हैं और लड़ भी रहे हैं। सुनिए सियासतदानों। जो बुल्ला शाही है, एक एमएलए है, वो पिछली बार 113 वोट से हारे थे और उनकी टिकट काट दी गई। किस ग्राउंड पर काटी गई पता नहीं चला। और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो 25,000, 28,000, 32,000 तक से हारे हैं। इस तरह का फैसला कुछ अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि भेदभाव से काम लिया गया। चुनाव लड़ेगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें। यहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल मार रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। महागठबंधन कर क्या रहा है? आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही एक ही सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर। बिहार की जनता तय करेगी। महागठबंधन का बंटाधार हो गया है। ऐसे भी बिहार की जनता पर घमंडिया इंडी गठबंधन वालों को कोई भरोसा नहीं है, तो एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ बिहार की जनता करेगी। देखे ना, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। मांझी जी बोला एनडीए नुकसान में जाएगा। आप गिरिराज क्या बोला? बोला मुगलताई में बीजेपी ना रहे। कुशवाहा जी तो डेली लव लेटर लिख रहे हैं, बार्गेनिंग चल रही है, सब ठीक नहीं, सब ठीक नहीं। केसी त्यागी भी बोले ही। हमारे यहाँ कौन बोला क्या? हमारे यहाँ तो ऑलवेज वे। महागठबंधन में कोई नेता नहीं है और जब ड्राइवर ही बन गए राहुल गांधी के तेजस्वी जी, तो स्वीकार करिए, राहुल शरणम गच्छामि, कोई दूसरा रास्ता नहीं आपके पास। कह रहे थे आदरणीय मांझी जी नुकसान होगा एनडीए को, हमें उचित सम्मान नहीं मिला। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है महागठबंधन में कि हम एकजुट होकर 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो जिनके पास मौका था उन्होंने आज नामांकन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पाग पहनकर नॉमिनेशन किया। मैथिली ने 3 दिनों पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली है और सीवान सदर से बीजेपी नेता मंगल पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर जन आशीर्वाद के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद थे। वहीं लालगंज सीट पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। यहां से आरजेडी टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा है और इस दौरान उनकी मां अनु शुक्ला भावुक दिखी। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने भी पर्चा भरा है। वो रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ओसामा के बहाने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। विधानसभा में निश्चित रूप से और पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक बड़ी जीत सिवान की जनता देगी। सभी के कहा चाहे कि यहाँ सब हमरा खूब रास आशीर्वाद दिया, एक मौका दिया था कि हम वहाँ की सेवा कर सके और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपना में अलीनगर के सेहो जोड़ सके। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमने एक मैसेज देने के लिए बिस्फी और बांकीपुर चुना था, इस बार अपना घर चुने हैं और इस बार जो मुकाबला है वो संजय सरावगी वर्सेस पुष्पम प्रिया ही है। मुखिया जी के वासी हैं जाकर के, उनका लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मुझे उम्मीद है जाकर के उनकी मैं सेवा करता रहा हूँ, आगे भी सेवा करूंगा जाकर के। और बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रहा जाकर के है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जाएगी। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं, कुछ और बड़े चेहरे जिन्होंने आज नामांकन किया, उनमें छपरा में खेसारी का स्वागत हुआ। छपरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं खेसारी लाल। दिल से धन्यवाद और हम प्रयास करें कि दलों के बीच में 24 और हमेशा। उसके बाद खेसारी पहुंचे सुबह नामांकन दाखिल करने के लिए। भारी हुजूम समर्थकों का, उनके फैंस का।
उसके बाद खेसारी भावुक हो गए, चुनाव की वजह से भावुक हो गए या फैंस को देखकर हो गए? किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। यहां तक कि डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था इस बार बारिश में। तो मैं जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया, प्रयास उसी तरह रहेगी कि जिस तरह मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे छपरा के भविष्य जो आने वाले बच्चे हैं जो हैं, वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़े, उनका इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो, और सबसे बड़ा हम लोगों का जो पलायन रोकने का। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अमित शाह ने कहा था अगले साल तक पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया होगा। आज देखिए जरा, 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके सरेंडर करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैसे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में नक्सली और नक्सलियों का कैसे सफाया हो रहा है, कैसे वो सरेंडर कर रहे हैं, कैसे भारत में नक्सलवाद खत्म करने में सरकार की बड़ी भूमिका रही है, सरकार ने कैसे संभव किया। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। उत्साह के इस माहौल में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट हो रही है और अपने इस सेशन की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखी है, अनस्टॉपेबल भारत। वाकई भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है। हम न रुकेंगे न हम थमेंगे। अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। आज भारत अब फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। आज इन्फ्लेशन 2% से नीचे है और ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है।
आज चीप से लेकर शीप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। बीते 3 सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8% रही है। ये अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सीएम वही लेकिन कैबिनेट नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आज शपथ हुई। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल साहब की नई कैबिनेट बन गई है। नए मंत्रियों ने शपथ ली। रमेश कुमार संघवी ईश्वर ना नामे सौगंध लऊ छू के जितेन्द्र सौजीभाई वाघाणी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये હું નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। હું શ્રીમતી રીવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। હું હર્ષ રમેશ कुमार संघवी ईश्वर ना नाम। अब हर्ष सांघवी ने शपथ लिए, डिप्टी सीएम का पद मिला और उसके बाद देखिए उनके समर्थकों में उत्साह और जश्न। नई कैबिनेट और नए मंत्रियों की शपथ के बाद यह उत्साह था। दूसरी एक और तस्वीर देखिए, कांतिलाल ने शपथ ली तो उनके समर्थक जश्न में डूबे थे। और उसके बाद शपथ के बाद देखिए खुद भूपेंद्र भाई पटेल का काफिला, उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक भी ली। और नई कैबिनेट आज एक साथ बैठी। सीएम गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल ने अपने नए मंत्रियों के साथ बैठक ली। कई नए चेहरे हैं, इसमें से बहुत से लोगों को हटा दिया गया है। सवाल यही हो रहे हैं कि आखिर अचानक क्यों सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और नई कैबिनेट बनी। હું શ્રીમતી રીવાબા सरकार वही है लेकिन तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री वही हैं लेकिन वजीर बदल गए हैं। ज्यादा मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल की ताकत बढ़ गई है। साथ ही हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। હું શ્રીમતી રીવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा भी मंत्री हो गई हैं। એને પ્રકટ કરીશ નહીં। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुजरात में अचानक बदलाव का खेल एक बार फिर क्यों हुआ, लेकिन ये समझ में आता है कि 2027 में चुनाव है। शायद इसलिए जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर समाज को हिस्सेदारी की नजर से देखा गया है। और आइए आपको बताऊं नई कैबिनेट की शक्लो सूरत कैसी है, कैसे दिखती है कैबिनेट। ये है नए मंत्री। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने शपथ ली है। 25 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 19 नए चेहरे हैं। 19 नए लोगों को जगह दी गई। पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री हैं। 8 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। नई कैबिनेट में 3 मंत्री एससी कोटे से हैं और 4 एसटी समाज से हैं। रेवाबा जडेजा समेत 3 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। सौराष्ट्र कच्छ से 9 मंत्री बनाए गए। मध्य गुजरात से 6 मंत्री हैं। उत्तर गुजरात से 5 मंत्री और अहमदाबाद से दर्शना वाघेला मंत्री बनी। दक्षिण गुजरात से 4 विधायकों को भी मंत्री पद दिया गया है। सबसे पहले हर्ष सांघवी ने शपथ ली, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले गृह मंत्री थे। गुरुवार को सभी 16 मंत्रियों ने सीएम को अपना इस्तीफा सौंपा था। गुजरात कैबिनेट में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल समेत 17 मंत्री थे, 16 ने इस्तीफा दे दिया था।
इस फेरबदल को 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर था। नए चेहरे लाकर बीजेपी सरकार का कामकाज बेहतर करना चाहती है। साथ ही बीजेपी पटेल कम्युनिटी को ज्यादा जगह देना चाहती है। बीजेपी सरकार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी बढ़ाना चाहती थी। अब देखिए जरा कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कौन से वो नए चेहरे हैं। सबसे पहले देखिए हर्ष सांघवी, डिप्टी सीएम, सूरत के माजुरा से विधायक हैं। हर्ष सांघवी राज्य के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा भी है। 27 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बन गए थे। अगला नाम है रिवाबा जडेजा का। जामनगर उत्तर सीट से विधायक है रिवाबा। 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी। करणी सेना की महिला शाखा प्रमुख भी रही हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। अगला नाम है अर्जुन मोडवाडिया, पोरबंदर से विधायक हैं। 40 सालों तक कांग्रेस में रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी में आए। 2022 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। कांतिलाल अमृतिया राज्य मंत्री, मोरबी से विधायक हैं। पटेल समाज से आते हैं। पुल हादसा आपको याद होगा, उसके बाद पानी में कूदे थे। इलाके में काना भाई के नाम से भी मशहूर हैं। शपथ के बाद सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मैंने शपथ ली है हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे प्रमुख जगदीश भाई पंचाल और हमारे संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, सब ने मेरे पे जो विश्वास रखा है, सबका विश्वास से मैं अच्छा काम करूंगी और संगठन से लेके सरकार का भी अच्छा काम होगा और मुझे जो जवाबदारी मिलेगी उसमें मैं निष्ठा से काम करूंगी। केंद्रीय नेतृत्व का खूब आभारी है। जनहित के सभी काम करेंगे। પાર્ટીએ જે જવાબદારી સોંપી છે મંત્રી તરીકે સમગ્ર ગુજરાતમાં નિષ્ઠાથી કામ કરશે અને સારી રીતે કામ કરશે। हमारा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का मैं आभारी हूँ। फिर से मुझे जिम्मेदारी मिली है और मेरा जो प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी मैं आभार मानता हूँ। फिर से मुझे जिम्मेदारी मिली है। मेरा ये सौभाग्य है और ये भरोसा कायमी रहेंगे। वो मेरा कमिटमेंट पहले से था और आज भी है। मूल्यनिष्ठता और सत्यता ही मेरा मंत्र है। बस इसके साथ मैं चल रहा हूं। तो भूपेंद्र भाई पटेल की नई टीम तैयार हो गई। और अब बात लाइफ का फंडा की। जिंदगी में अगर आपके हालात अच्छे हों तो दूसरों की मदद जरूर करें, दूसरों के दुख समझें और उनकी सहायता करें। अगर आपके हालात खराब हैं तो उन्हें बदलने के लिए संघर्ष करें। अभिनय को जीने और पर्दे पर महिलाओं की ताकत का एहसास कराने वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल इसकी एक मिसाल है। स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन से बतौर न्यूज एंकर करियर की शुरुआत की। अभिनय की दुनिया में आई तो अपनी अलग पहचान बनाई। स्मिता ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ फिल्मों में काम किया। समानांतर सिनेमा में सशक्त महिला किरदार निभाए और पुरुष प्रधान कहानियों को चुनौती भी दी। नेशनल अवार्ड का पैसा भी उन्होंने दान कर दिया। आज की आवाज फिल्म में उनका एक डायलॉग था, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते, मैं ये मुकदमा लड़ूंगी। वो लड़ती नहीं मगर जिंदगी से हार गई। करिश्माई व्यक्तित्व की मालकिन स्मिता को पहले से शादीशुदा राज बब्बर से इश्क हुआ। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद स्मिता की सांसें ज्यादा दिन नहीं चली। 31 साल की उम्र में असमय चले जाने के बावजूद स्मिता पाटिल ने बड़ा मुकाम हासिल किया और लाइफ का अहम फंडा दे गई। जिंदगी आपको मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, तो सही वक्त का इंतजार करने के बजाय सही काम करें और वक्त पर अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।